सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज हुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बता दें क्या हमारे दिल में है। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम चर्चा करने वाले हैं 3 उन महान क्रांतिकारियों पर जिनको आज ही के दिन फांसी दी गई थी। इन तीनों महान क्रांतिकारियों का बलिदान भारत की आजादी और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही अविस्मरणीय रहा है। इनके योगदान को हम जितना सराहें वो कम ही साबित होगा, क्योंकि इन्होंने इतनी कम उम्र में वो कर दिखाया जो आजादी के लिए हमारे देश को चाहिए था, हमारे देश को इसकी आवश्यकता थी। कोई भी मां जब बच्चे को जन्म देती है तो वो उम्मीद करती है, वो कामना करती है कि मेरे बच्चे की आयु दीर्घ होगी। लेकिन इन जब तीनों ही नौजवानों को आप देख रहे होंगे तो आपको लगेगा कि महज 22 साल, 30 साल, 35, 34, 36 साल की उम्र में ही इन लोगों ने देश के नाम अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। आज हम जानेंगे कि कैसे इन लोगों ने ब्रिटिश काल में, जब ब्रिटिश सरकार हमारे यहां बहुत ज्यादा उत्पीड़न कर रही थी, ब्रिटिश सरकार जब हमारे यहां हर प्रकार की वो गतिविधि कर रही थी जिससे भारतीयों को तोड़ा जा सके, उस दौर में इन लोगों ने अपनी युवा शक्ति दिखाकर ब्रिटिश सरकार को आड़े हाथों लिया और ब्रिटिश सरकार को घुटनों पर ला दिया। आप देख पा रहे होंगे कि आज हम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह जी के बारे में बात करेंगे। इनका योगदान कैसे रहा इतिहास में, इनका योगदान क्या रहा भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में, इनका योगदान क्या रहा आज के हमारे दिन, जिसको हम खुशी के रूप में तो नहीं मना सकते हैं, लेकिन हां, जब भी देश में वीर सपूतों की बात आती है, जब भी देश में नौजवानों के ऐसे योद्धाओं की बात आती है जिन्होंने देश के लिए अपने लहू को न्यौछावर कर दिया, तो सबसे पहले हम इनकी ओर देखते हैं। मैंने शुरुआत में आपसे कहा था सरफरोशी की तमन्ना, तो ये वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार को बता दिया था कि समय आने दो, समय जब आएगा, समय जब हमारे अनुकूल होगा, तब आपको हम ये बता देंगे कि देश का प्रत्येक लाल अपने अंदर किस लहू को पाले रखा है, देश का प्रत्येक लाल अपने अंदर किस आग को पाले हुए है, देश का प्रत्येक लाल अपने अंदर किस क्रांति को पाले हुए है। जब समय आया तो इन तीनों ने दिखा दिया कि हम भारत के वो वीर सपूत हैं जो ब्रिटिश सरकार तो क्या और भी बड़ी कोई सरकारें होती उनको भी हम घुटनों पर ला देते। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इन तीनों के बारे में। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि आखिर जो इनको फांसी दी गई, उस फांसी की रूपरेखा तैयार कहां से हो रही थी। आखिर ऐसे कौन से वो आंदोलन थे, ऐसी कौन सी वो ब्रिटिश सरकार की गतिविधियां थी जिनको लेकर इन्होंने आंदोलन किया, जिसको लेकर इन्होंने मूवमेंट किया और ब्रिटिश सरकार को मजबूर कर दिया कि वो अपने मन में ये संशय बिठा लें कि हां भाई, देश में जो नौजवान और युवा पैदा हो रहा है वो अब ब्रिटिश सरकार के सामने अपने आप को झुकता महसूस नहीं कर पाएगा। यह बात उस दौर की है जब भारत के अंदर प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से स्टार्ट होकर के 18 तक ये चलता है। और यही वो दौर भी है जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत में आ रहे थे। गांधी जी 15 में भारत आए, और जब गांधी जी भारत आए तो ब्रिटिश सरकार ये जानती थी कि गांधी जी वो प्रोहा हैं, गांधी जी वो प्रोदा हैं जिनके कंधे पर रखकर हम बंदूक चला सकते हैं। और ब्रिटिश सरकार ने वही किया। ब्रिटिश सरकार ने गांधी से कहा कि अगर आप चाहो तो आपके नौजवानों को रोजी रोटी मिल सकती है, अगर आप चाहो तो आपके नौजवानों को नौकरी मिल सकती है और हम वो नौकरी देंगे। गांधी ने कहा कि क्या किया जा सकता है। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि आप अपने युवाओं से कहिए कि ब्रिटिश सेना में शामिल हो जाएं। गांधी जी ने वही किया। लेकिन गांधी जी को तो यह मालूम था कि अगर मैं ऐसा कहूंगा अपने युवाओं से तो उसके एवज में ब्रिटिश सरकार से मेरी मांग भी तो है। और गांधी जी ने मांग की थी कि भैया हम अपने युवाओं को ब्रिटिश सेना में शामिल तो करवा देंगे, लेकिन हमें उसके बदले में क्या चाहिए, स्वराज चाहिए। ब्रिटिश सरकार कहती है कि ठीक है भाई, हम स्वराज देंगे। लेकिन उसके बाद में हुआ कुछ नहीं। 1918 में पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ
और समाप्त होने के बाद ही आप देख पाओगे 1919 का वर्ष आता है और हमारे देश में एक कानून आया जिसको बोलते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि भारत के अंदर जाइए आप और ये देखिए कि अगर कोई भी भारत का युवा किसी प्रकार की ब्रिटिश सरकार के विरोध में गतिविधि करते देखा पाया जाए, उसको पकड़ लो और अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल दो। रॉलेट एक्ट में ये किया गया। देश के बड़े बड़े जो क्रांतिकारी थे उनको पकड़ा भी गया। आपने एग्जाम्पल के रूप में देखा होगा कि पंजाब के नेताओं को पकड़ा गया, उत्तर प्रदेश के नेताओं को पकड़ा गया, गांधी जी को तक गिरफ्तार किया गया था। इसी के विरोध में आपने याद होगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड होता, बहुत बड़ा हत्याकांड था। जालियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर ने नियत्ती भीड़ पर इस प्रकार से गोलियां बरसवाई थी कि उसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे, हजारों की संख्या में लोग घायल भी हुए थे। उस समय हमारे देश के युवाओं का खून खौला। उन्होंने ठान लिया था कि जब मौका आएगा इस ब्रिटिश सरकार को इसके घुटनों पर ले आएंगे। गांधी जी भी उस समय ही यह प्रतिज्ञा ले चुके थे कि जब समय आएगा, जब मौका मिलेगा, ब्रिटिश सरकार को छोड़ेंगे नहीं। 1920 का वर्ष आया, गांधी जी ने प्रण लिया कि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। हम किसी प्रकार से ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करेंगे। हम ब्रिटिश सरकार की हर उसके मामले में निंदा करते हैं क्योंकि हमने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था, हमने ब्रिटिश सरकार को सहारा दिया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने हमें क्या दिया? धोखा दिया। लेकिन मैं आज अपने युवाओं से एक आह्वान करता हूं कि आप आइए, हमारे साथ खड़े होइए और असहयोग की पूरी भावना के साथ हम ब्रिटिश सरकार के विरोध में एक आंदोलन चलाते हैं जिसमें हम हर तरीके से ब्रिटिश सरकार की निंदा करेंगे, हम हर तरीके से ब्रिटिश सरकार का असहयोग करेंगे। असहयोग आंदोलन बहुत अच्छे स्तर पे चल ही रहा था कि अगले ही पल 1922 में एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है। हालांकि उसमें भारतीयों की कोई गलती नहीं थी, भारतीयों की उसमें नाम मात्र की गलती नहीं है, क्योंकि जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उसी बीच गोरखपुर के चोरी चौरा नामक स्थान पर हुआ क्या कि जो भारतीय क्रांतिकारी थे, वो भारतीय क्रांतिकारी वो मार्च निकाल रहे थे। पैदल मार्च का मतलब होता है कि वो घूम घूम करके अपने युवाओं को संदेश दे रहे थे, जागो, उठो और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आप तैयार हो जाओ, क्योंकि जब तक आप अपना हक नहीं मांगेंगे ना, कोई आपको हक देगा नहीं। तो ब्रिटिश पुलिस ने क्या किया? ब्रिटिश पुलिस ने उनको दौड़ाया, उनकी बिना किसी गलती के उन पर लाठियां बरसाई। तो भाई युवा था, युवा मानने वाला नहीं है। हमारे देश के जो बुजुर्ग थे ना, वो बहुत ही दयालु थे, वो बहुत ही ऐसे व्यक्ति, कोमल हृदय के व्यक्ति थे। ब्रिटिश सरकार ने उनका हर स्तर पर अपमान किया, लेकिन उन्होंने अपमान के बदले चू तक नहीं किया। लेकिन युवा ये करने वाला नहीं था। इसी बीच युवाओं ने क्या किया कि चोरी चोरा में जब इस प्रकार से ब्रिटिश पुलिस ने भारतीय क्रांतिकारियों को दौड़ाया तो उन्होंने भी पीछा नहीं छोड़ा, उन्होंने भी जवाब दिया उसका। और पुलिस को एक भीड़ के जत्थे ने इतना दौड़ाया कि वो दौड़ते हुए जब थाने में घुस गए तो उस थाने में आग लगा दी। आपने घटना में देखा होगा कि कई पुलिस वाले उसमें जल के मरे। ये घटना भारतीय इतिहास में चोरी चोरा कांड के नाम से पढ़ी जाती है। हालांकि उसमें भारतीयों का कोई भी मतलब कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं थी। इसी बीच जब चोरी चोरा कांड हुआ, गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर बहुत बड़े पैमाने पर उत्पीड़न करना प्रारंभ किया। जहां भी दिखे पीटो, जहां भी दिखे जेलों में बंद करो, जहां भी दिखे उन्हें ये एहसास दिलाओ कि आप ब्रिटिश सरकार के अंडर हैं, आप ब्रिटिश सरकार के अधीन कार्य करते हैं। इसी बीच कुछ युवा ऐसे भी थे जो आजादी में सांस लेना चाहते थे। उन्हीं में से राम प्रसाद बिस्मिल का एक बहुत ही अच्छा कविता है, हालांकि लिखी उन्होंने नहीं, उसको उन्होंने लोकप्रिय बनाया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताते हैं क्या हमारे दिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल साहब ने 1922 से ही युवाओं को इकट्ठा करना प्रारंभ किया, और युवाओं को इकट्ठा करते करते वो इस हद तक पहुंच गए कि युवाओं का बहुत बड़ा जुलूस उनके साथ हो लिया। मन में सिर्फ एक ही आशा और उम्मीद थी, ब्रिटिश सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना है। 1923 आते आते हजारों की संख्या में युवा, जिनकी उम्र महज 20 से 25-30 साल थी, हजारों की संख्या में लोग अलग अलग प्रांतों से आना स्टार्ट हुए, अलग अलग प्रांतों से शामिल होना प्रारंभ हुए। बिस्मिल साहब को लग गया था कि इस देश का युवा अब जाग गया है, इस देश का युवा अब ब्रिटिश सरकार की अधीनता स्वीकार करने वाला नहीं है। उन्होंने बिना मौका गवाए 1924 में कानपुर में यह निर्णय लिया कि अब हम हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी बनाएंगे। एचआरए का गठन 1924 में कानपुर के अंदर किया गया। राम प्रसाद बिस्मिल हो, राजेंद्र लाहिड़ी हो, रोशन सिंह हो, अशफाक उल्लाह खां हो, चंद्रशेखर हो, ऐसे महान क्रांतिकारी जो अलग अलग प्रदेशों में ब्रिटिश सरकार की निंदा कर रहे थे और ब्रिटिश सरकार के विरोध में खड़े हुए थे, वो सभी लोग आज इस दिन वहां पर इकट्ठा हुए। 1924 में जब इकट्ठा हुए तो उन्होंने ये बात कही थी कि अब हम ब्रिटिश सरकार की अधीनता स्वीकार करने वाले नहीं हैं, अब हमें कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा कि ब्रिटिश सरकार को यह आभास हो जाए कि आप किसकी जमी पर किसको दबाए हुए हैं। 1925 का समय आया और समय था जुलाई 1925। जुलाई 1925 में जितने भी एचआरए के सदस्य थे उन्होंने एक मीटिंग की, और उस मीटिंग में उसका मीटिंग का नेतृत्व कर रहे थे अशफाक उल्लाह खां साहब, राम प्रसाद बिस्मिल साहब, चंद्रशेखर आजाद साहब, ये लोग नेतृत्व करता थे। इन्होंने एक निर्णय लिया कि हम इस तारीख को, जो कि एक ट्रेन आती है शाहजहांपुर से चल करके लखनऊ, उसका नाम है 8 डाउन ट्रेन, उसको लूटेंगे, क्योंकि जब तक अपने पास धन नहीं होगा, जब तक अपने पास पैसा नहीं होगा, तब तक हम आने वाली जो भी अन्य गतिविधि करना चाहते हैं, जैसे कि हमें अगर अच्छी बंदूकें चाहिए, हमें अच्छे हसला चाहिए, वो हम कहां से लाएंगे, बिना पैसे के नहीं ला सकते। तो उन्होंने एक जो ट्रेन थी, ट्रेन में पैसा भी हमारा ही है भाई, ट्रेन में जो पैसा है वो किसका है, वो हमारा ही है। उस ट्रेन को लूटने की उन्होंने मन में ठानी और समय निर्धारित किया गया 9 अगस्त 1925 का। 9 अगस्त 1925 को जब ट्रेन कहां से आ रही थी भाई, तो आपको याद है शाहजहांपुर से लखनऊ आ रही थी, शाहजहांपुर से लखनऊ आ रही थी, तो लखनऊ से 15 किलोमीटर पहले ही पड़ जाता है आपका काकोरी। काकोरी में यह घटना को अंजाम दिया गया। इसको काकोरी कांड के नाम से जानते हैं, हालांकि इसे काकोरी कांड नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि यह कोई कांड नहीं था, ये हमारे युवाओं ने ब्रिटिश सरकार को यह बताने के लिए किया था कि ये माल हमारा पैसा है भैया, हम काहे नहीं ले सकते हैं, अब इसको आप लूट का नाम दे दीजिए। तो 9 अगस्त 1925 को जब काकोरी कांड हुआ, तो काकोरी कांड में आप देख पाओगे कि भारतीय क्रांतिकारी जो कि एचआरए के सदस्य थे, उन्होंने सरकारी खजाने को लूटा। सरकारी खजाने में 1925 के समय 8,000 रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, 8,000 रुपए लूटे गए। कुछ सरकारी जेवरात, हीरे की चीजें, ये सब लूटी गई। ब्रिटिश सरकार को तो मालूम पड़ना ही था, क्योंकि लूट हुई है। इसी काकोरी कांड में भारी संख्या में लोगों को पकड़ा गया। कुछ लोग ऐसे थे जिनको बड़ी बड़ी यातनाएं दी गई, कुछ लोग ऐसे थे जिनको आजीवन कारावास की सजा दी गई, किसी को काला पानी की सजा दी गई। इसमें कुछ लोग ऐसे भी थे, 4 लोग ऐसे थे जिनको फांसी दी गई, जिनमें 4 लोगों में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, इनको फांसी दी गई। अब आप कहेंगे सर आज आप 3 लोगों की बात कर रहे हैं, चौथे कहां गए? राजेंद्र लाहिड़ी को आज से 2 दिन पहले 17 दिसंबर को फांसी दी गई थी। 17 दिसंबर को, आज है 19 दिसंबर, 17 दिसंबर 2 दिन पहले उनको फांसी दी गई थी बांदा जेल में। तो आज हम उनकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि 2 दिन पहले उनको फांसी दी गई है। आज के दिन, आज से 97 साल पहले, 97 ईयर एगो 3 लोगों को फांसी दी गई, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह।
इनको पकड़ा गया, 3 से 4 साल तक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पकड़ा गया, जेल में जब तक ये रहे तब तक इनको यातनाएं दी गई। समय आया 1927 का, और आज ही के दिन 19 दिसंबर 1927 को इन 3 लोगों को, राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश की गोरखपुर जेल में, अशफाक उल्ला खान साहब को फैजाबाद जेल में और रोशन सिंह साहब को नैनी जेल में फांसी दी गई। जब इन तीनों को फांसी दी जा रही थी तो हंसते हंसते ये फांसी पर चढ़े। इन्होंने कहा था कि अगर हमारे चेहरे पर सिकन आई और हमें देखने वाले लोग बाहर जाएंगे, उन्होंने अगर हमारे युवाओं से कहा कि ये क्रांतिकारी रोते हुए फांसी पे चढ़े हैं तो हमारा युवा टूट जाएगा। ये हंसते हुए फांसी पर चढ़े और इन्होंने बोल दिया था ब्रिटिश सरकार से कि ए हुकूमती लोगों, ए गद्दारों, जाकर ब्रिटिश सरकार के हुक्मरानों से बोल देना कि ये सिर्फ 3 युवा नहीं है, 300, 3000, 3 लाख युवा हैं जो ब्रिटिश सरकार को जीने नहीं देंगे। कितने लोगों को आप फांसी पे चढ़ाएंगे? जब वो फांसी के लिए जा रहे थे तो वहां पर भारतीय पुलिस वाले भी थे। उन्होंने भारतीय पुलिस वालों से कहा था कि अभी भी समय है, जाग जाओ, आपको इनके खिलाफ खड़ा नहीं होना है, आपको बस जा करके बाहर यह कहना है कि जब इन 3 क्रांतिकारियों को फांसी दी जा रही थी तो इनके चेहरे पर 1 भी प्रतिशत सिकन नहीं थी, ये हंसते हुए गए हैं। इनके चेहरे पर एक ही भाव था कि देश को स्वराज चाहिए, देश को आजादी चाहिए। तो इनके जाने के बाद इनके सपनों को तोड़ मत देना, इनके सपनों को आप धूल में मत मिला देना, आगे कार्य करते रहना। इस तंबू का बंबू बनना, इसको गिरने मत देना। इसके बाद HSRA बना, भगत सिंह जुड़े और भी लोग जुड़े जिन्होंने देश की आजादी में अभूतपूर्व योगदान दिया। आज हम उस मुकाम पर खड़े हैं कि आजादी के भी आज 75 से 76, 77 साल हो गए। आज हर देश का नागरिक स्वतंत्रता की सांस लेता है, हर देश का नागरिक अपने अधिकारों के साथ जीता है, देश का हर नागरिक आज अपने अधिकारों की बात भी करता है। इस आजादी में, इस अधिकारों की लड़ाई में हमारे ऐसे योद्धाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज हम देश को उस ऊंचाइयों पर लेके जा चुके हैं जहां पर हर देश हमारी ओर टकटकिलाकर देखता है। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास लाने का मेरा उद्देश्य ये था कि आपको हमारे देश के क्रांतिकारियों के बारे में बताया जाए, आपको उन क्रांतिकारियों के बारे में समझाया जाए जिन्होंने देश के लिए और देश की आजादी के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया है। इसी प्रकार के अगर आप मेरे सेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप मेरी हर क्लास को देख पाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब भी कोई सेशन लेकर आऊंगा उसमें आपको बहुत मजा आएगा। आपको कंटेंट तो मिलेगा ही, मजा बहुत आएगा। आपको 1% भी ये नहीं लगने दूंगा कि सर आपने जो पढ़ाया उसमें एकदम इंटरेस्ट नहीं आया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।